नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। कोरोना संकट के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। लोग घर पर रहकर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, कोरोना से सीधा मुकाबला कर रहे हैं, और वो हैं हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो अपनी जान जोखिम में डालकर संक्रमित लोगों को बचा रहे हैं। मगर अफसोस यह है कि कोरोना महामारी की शुरुआत से ही ऐसे कोरोना फाइटर्स पर हमले किए जा रहे हैं और देश के किसी ना किसी हिस्से में ऐसे हमले अब भी जारी हैं। कहीं डॉक्टर्स तो कहीं पर पुलिस वाले निशाने पर हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है और खबरदार किया है कि मेडिकल टीम पर अगर हमला हुआ तो फिर खैर नहीं होगी। सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाई है, जिसके तहत डॉक्टरों और अन्य हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 1 लाख से 7 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। तो क्या हवालात और हर्जाने का डर हमलावरों पर लगाम लगा पाएगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, मगर पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का यह बयान आप सुनिए। एक 123 साल पहले वाला कानून है। उस कानून के तहत उसमें बदलाव करके यह अध्यादेश लागू करने का निर्णय आज मंत्रिमंडल ने किया है। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध यह कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। यह संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा। कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया, और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। 50,000 से 2 लाख रुपया केसेस के ग्रेविटी पर तय होता है। और अगर बहुत गंभीर हमला है, गंभीर इंजरी हुई है, तो 6 महीने से 7 साल तक सजा का प्रोविजन है। 6 मंथ टू 7 ईयर्स। और ऐसे केसेस में जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अमित पुरी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रदेश अध्यक्ष IMA के। AK जैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व DGP हैं आप। निशांत मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं। कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ हैं, इस वक्त आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता संदीप मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं IMA की तरफ से रिएक्शन चाहता हूं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, ये अध्यादेश इस वक्त कितना जरूरी था और डॉक्टर्स की कितनी मदद ये कर पाएगा, आप जरा हमें बताइए। जरूरी तो ये बेहद था, 100% इसकी आवश्यकता थी और सरकार ने इसमें तत्परता दिखाई है। ये चिकित्सकों के लिए बहुत अच्छा खुशी का दिन है कि सुरक्षा कवच का एक कवरेज सभी चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों को आज दे दिया गया है। लेकिन एग्जाम्पल सेट जब तक नहीं होते हैं तब तक लोगों के दिमाग में डर कम बैठता है। मेरा मतलब यह है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया और उसे क्या सजा दी गई, ये जब लोगों के सामने आता है तब डर दिमाग में बैठता है। ये चीज़ जैन साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि वो पुलिस में बहुत उच्च पदाधिकारी रहे हैं। लेकिन हम लोगों के साथ मुश्किल ये भी है कि ये 123 साल बाद जो बदलाव किया गया कानून में, वो सिर्फ इस पेंडेमिक के तहत किया गया है। तो हम लोगों का की चिंता ये है कि क्या पहले डॉक्टरों पे हमले नहीं होते थे और क्या कोरोना ख़त्म होने के बाद नहीं होंगे।
तो हमें कौन बचाएगा? तब क्या यह सुरक्षा कवच अंतर्ध्यान हो जाना चाहिए? सरकार को, केंद्र सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो भी चिकित्सा कर्मी कार्यरत हैं, जो अपने सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वो निजी चिकित्सक हो या सरकारी हो, उनको तो सुरक्षा मिलनी ही चाहिए ना। बिल्कुल। तो इस चीज से ये आधा काम हुआ है, अच्छा हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच हम इसे नहीं कहेंगे। ठीक, अमित पुरी साहब, पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच अभी भी नहीं कहेंगे। सुरक्षा कवच तो हर स्थिति में साथ होना चाहिए, सिर्फ महामारी के वक्त क्यों, ये प्रश्न है। एक प्रश्न इसके साथ ये भी है कि जब ये चेतावनी डॉक्टर्स की तरफ से दी गई कि हम प्रदर्शन करेंगे, भले वो सांकेतिक होगा, लेकिन जब गृह मंत्री के पास ये बात पहुंची, तब जाकर ये इस कानून में संशोधन के बारे में या अध्यादेश लाने के बारे में सरकार ने विचार किया। देखिए, ऐसा है, मैंने आपकी वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी बहुत अच्छी यहाँ स्टूडियो में नहीं आ रही, लेकिन जितना मैं गैदर कर पाया हूँ उसके आधार पे आंसर करता हूँ। अगर कोई चीज लेफ्ट ओवर रह जाए, यू आर फ्री टू आस्क अगेन, इसमें कोई बात नहीं। बोलिए। देखिए, सरकार दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही थी, बल्कि सरकार नहीं कहूंगा, समाज जूझ रहा था। एक तरफ उसे पीपी किट प्रोवाइड करनी थी और दूसरी तरफ ये जो पत्थर किट चल रही थी, जाहिलियत की मानसिकता की जहनियत वाले लोगों के द्वारा, जिनके अकल पे पत्थर पड़े हुए थे, और इस पे समाज में काफी क्वार्टर्स में लोगों की ह्यू एंड क्राई थी और लोगों की चिंताएं भी थी, अभिप्साएं भी थी। रादर मैं रिस्ट्रेन करके कहता हूं अभिप्साएं थी, ह्यू एंड क्राई की बजाय अभिप्साएं थी, और वो अभिप्साओं की पूर्ति होनी चाहिए थी, एस्पिरेशंस को एड्रेस करना चाहिए था, ऐसा मैं मानता हूं। तो सरकार ने 123 साल पुराने कानून के अंदर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल दोनों प्रोविजंस का इंसर्शन किया है। नाउ अब आईएमए की तरफ से यह बात उठी कि क्या इसी कालखंड में एपिडेमिक के ही ये एड्रेस होगा या जो बाकी का रेस्ट ऑफ द नॉर्मल पीरियड रहता है उसमें हमले होंगे, तो कैसे उसको फेस किया जाए। देखिए, पार्लियामेंट बैठेगी, वो इस इशू को भी एड्रेस करेगी, लेकिन फिलहाल इस समय देश की ये सामूहिक चिंता थी कि कोरोना के फ्रंट पे ऊपर जो फोरफ्रंट वॉरियर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी, जो लोगों की पब्लिक हेल्थ के माध्यम से सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो बहुत आवश्यक है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, ए के जैन साहब यहां बैठे हैं, वो डीजी रहे हैं, he is very well versed with the provision। 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आज भी स्टैंड करता है कि एक लोक सेवक के कार्य के अंदर अगर व्यवधान पहुंचाने की स्थिति होती है तो प्रोविजंस ऑफ 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट को इनेक्ट किया जा सकता है और उसको इन्वोक करके उसमें कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एज ए पैटर्निटी, मेडिकल पैटर्निटी की जो बात हो रही है कि उनको एक एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच दिया जाए, ठीक है, एक बात है। एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर लॉ ऐसे ही इवॉल्व करते हैं, अमेंड होते हैं। एज एंड व्हेन क्राइसिस अराइज, सिचुएशन आती है तो लोक परिस्थितियों के काल के संदर्भ में ही दंड के विधानों में भी परिवर्तन होता है। और ये चिंताएं ठीक है, इन चिंताओं को कैटर करके पार्लियामेंट इसको एड्रेस करेगी। आई एम होपफुल टू इट। ठीक, ए के जैन साहब, दो चीजें हैं। एक तो मैं आपसे पुलिसिंग को लेकर पूछूंगा प्रश्न। एक तो ये कि लोग कहते हैं कि नियम बन बहुत जाते हैं, कानून बहुत बन जाते हैं, जरूरत है कि वो उनका पालन कैसे उनका कराया जा रहा है, इस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। और दूसरा ये कि जब मुरादाबाद का केस हुआ या इंदौर का केस हुआ, तभी क्या इस पर विचार होना चाहिए था, या फिर जब आईएमए चेतावनी देगा कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है और हम अब कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब जाकर सरकार एक्शन में आएगी? देखिए, आरोप लगना बड़ा स्वाभाविक है। आज उनके द्वारा ब्लैक डे मनाया जाना था, जैसा डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी ने कहा, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। वर्षों की तपस्या के बाद एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, और अगर मैंने देखा है नर्सिंग होम्स में तोड़ फोड़ करना, लोग बाग इसको बिल्कुल अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। इस समय पैंडेमिक की स्थिति है, कोरोना की स्थिति है, अध्यादेश लाया जाना बहुत आवश्यक था, पर आईएमए की कॉल के बाद लाया जाना, इस पे मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूँ। ये नॉर्मल टाइम्स के लिए भी एक कड़े कानून की आवश्यकता है। यूपी में है कानून, पहले से है, पर वो उतना लचर है। एक सशक्त कानून बनना चाहिए
कि जो कि हमारे जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको सुरक्षा मिल सके। हमारे कानून बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत से कानून इस गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने पुराने जो यूजलेस कानून थे उनको खत्म भी किया है। एक इंडियन एपिडेमिक एक्ट को भी बदले जाने की आवश्यकता है। 19वीं सेंचुरी का कानून है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कल टाइम्स ऑफ इंडिया में अपनी चिंता व्यक्त की है कि उस कानून को भी बदलने का समय आ गया है। हमें इसके कोरोना वायरस से अभी लड़ना पड़ेगा और हमें साल 2 साल सजग रहना पड़ेगा और हमें ये एक स्थिति माहौल बनानी पड़ेगी। ये तो यूपी में योगी जी की सख्ती की वजह से एक स्थिति बनी हुई है कि यहाँ अगर किसी ने मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ, पुलिस वालों के साथ पथराव किया, दुर्व्यवहार किया, चोटें पहुंचाई तो उन पे एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तो तब भी स्थिति कुछ बची हुई है, कंट्रोल में है, वरना तो गली गली पथराव होता और गली गली ये इसका विरोध किया जाता। इसलिए बड़े सख्त कानून की आवश्यकता है। अभी ऑर्डिनेंस लाया गया है, प्रेसिडेंट के इस पे हस्ताक्षर होंगे, फिर ये लागू होगा। ये बहुत स्वागत योग्य है कि कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है। कड़े से कड़े प्राविधान इसमें रखे गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और पर इसको नॉर्मल टाइम्स के लिए भी एक्सटेंड किया जाना चाहिए। ठीक, निशांत मिश्रा जी, आपसे 2 चीजों पे मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस पे बात रखें। जबकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई एनएसए के तहत हो रही है जो डॉक्टर्स पर हमला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तब एक ऐसा कानून लाया जा रहा है कि 7 साल तक की अधिकतम, जिसमें सजा का प्रावधान है, अधिकतम सजा 7 साल तक की है। एनएसए के जो प्रावधान है और इस नए अध्यादेश के जो प्रावधान है, पहले ही मेरे ख्याल है कि एनएसए में ज्यादा कड़ी सजा का प्रावधान है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि एनएसए में ज्यादा कड़े प्रावधान तो हैं, लेकिन जिस तरीके से बाकी पैनलिस्ट्स ने भी कहा है अभी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जब एक रिक्वेस्ट आई या फिर एक आह्वान आया कि 23 अप्रैल को वो सभी लोग मिल करके जॉइंटली एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद एक अध्यादेश लाया जाता है जिसके तहत एपिडेमिक एक्ट 1897 में अमेंडमेंट किया जाता है। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, वो ये है कि एपिडेमिक एक्ट 1897 के सेक्शन 4 में बदलाव हुआ है। सेक्शन 4 जो था उसमें पहले क्या था कि प्रोटेक्शन ऑफ दी पर्संस जो पैंडेमिक या एपिडेमिक के लिए लड़ते हैं जी, और उसमें बदलाव किया गया है। उसमें जो पहले प्रोविजन था वो मैं आपको एक बारी बता देता हूं कि था, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन इन गुड फेथ। यानी कि यदि कोई भी व्यक्ति जो पैंडेमिक या एपिडेमिक के लिए अगेंस्ट में काम कर रहा है, लोगों की सहायता के लिए काम कर रहा है, उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता था। उस व्यक्ति के खिलाफ जो लड़ाई कर रहा है उसके खिलाफ कोई सूट मेंटेनेबल नहीं था। लेकिन इस कंडीशन में जब आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन है पूरे देश में, उस कंडीशन में ये ऑर्डिनेंस पास करना बहुत ही जरूरी था। इससे कई फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि इसमें सिर्फ डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नहीं आ रहे, इसमें पुलिस वाले भी आ रहे हैं, इसमें वो भी आ सकते हैं आगे चल के कि जो एसेंशियल कमोडिटीज को डिलीवर कर रहे हैं। प्लस नॉट ओनली द डॉक्टर्स, द नर्सेज, द वार्ड बॉयज और जो छोटे से छोटा कर्मचारी एक हॉस्पिटल का है, उन सभी लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है जी। तो ऐसे कंडीशन में जो लोग लड़ रहे हैं देश को बचाने के लिए कोरोना वायरस से, उनको भी एक सेफगार्ड की आवश्यकता थी। एनएसए है कि जो भी व्यक्ति गलत कर रहा है या अपराध कर रहा है या फिर वो कोरोना वायरस को फैलाने में सहायक है, उसके खिलाफ ही एनएसए लग रहा था जी। अब इसमें अगर एक एग्जांपल मैं दूं तो मान लीजिए अगर मैं कोरोना को फैला रहा हूं तो मेरे खिलाफ एनएसए लग सकता है, लेकिन अगर मैं डॉक्टर्स के ऊपर पत्थर फेंक रहा हूं, पुलिस वालों को मार रहा हूं, तब एनएसए मेरे पे नहीं लगेगा। तब इसके तहत, इस नए ऑर्डिनेंस के तहत मेरे को सजा होगी, ना कि एनएसए के तहत। ठीक, अमित पुरी साहब इसमें कुछ जोड़ रहे हैं? पुरी साहब बोल सकते हैं। मैं इसके ऊपर विपरीत नहीं कह रहा था। मैं कह रहा था इसमें एक प्रोविजन और भी है कि जो प्रॉपर्टीज डैमेज होंगी, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे एम्बुलेंसेस हो, इक्विपमेंट्स हो, उनके डैमेजेस के लिए भी प्रोविजन को इंसर्ट किया गया है। और ये इसलिए भी जरूरी था कि आफ्टर ऑल एक टैक्स पेयर के पैसे से जो पब्लिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट एक्सचेकर से खर्चे होते हैं, वो खाली इन पत्थरबाजों की भेंट चढ़ जाए और ऑनेस्ट टैक्स पेयर का पैसा सड़क पे बह जाए और एक्सचेकर को लॉस हो, तो कहीं ना कहीं डेटरेंट मेजर्स होने चाहिए इस तरह की चीजों के ऊपर,
तो ये भी प्रोविजंस इसके अंदर इंसर्ट किए गए। ठीक, कृष्ण मोहन पांडे जी, आप कैसे देखते हैं? ये वक्त की जरूरत तो थी, डॉक्टर्स को हमेशा एक कवच चाहिए, क्योंकि वो काम ऐसा करते हैं कि उसमें नॉर्मल केस में भी, अब तो बहुत खतरनाक स्थितियां हैं, नॉर्मल केस में भी कई बार मरीज बचता है, कई बार मरीज अगर बहुत क्रिटिकल होता है जान नहीं बचा पाते हैं। तब भी हमने देखा कि नर्सिंग होम में तोड़फोड़, डॉक्टर्स की लापरवाही बताकर ऐसे शुरू हो जाती है। आप कैसे देख रहे हैं इस अध्यादेश को? सबसे पहले तो मैं इस अध्यादेश का, इस अधिनियम का, इस संशोधन का स्वागत करता हूं। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी देर में हुआ। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, मैं इसका स्वागत करता हूं। चूंकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और वहां पे मेडिकल कॉलेज होने के कारण मैं वहां की रोज की व्यवस्थाओं से रूबरू रहा हूं जी। कोई भी व्यक्ति आता है छोटी सी छोटी बात कह के और वहां के नर्सेस को, वहां के डॉक्टर्स को, वहां के स्टाफ को मारते हैं, पीटते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। इवन यदि वो डॉक्टर्स बाहर जाके अपनी बात व्यथा किसी से कहे तो लोग ये यहां तक कहने को तैयार थे कि गलती आपकी होगी, जबकि वो लोग जो 24-24 घंटे, इवन मैं डॉक्टर्स को देखा हूं 48-48 घंटे ड्यूटी करने के बाद जब वो घर से बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल से तो कितने थके मादे रहते हैं, बावजूद उसके लोग झगड़ा कर देते हैं। अभी जो वर्तमान परिदृश्य है, जो देश की स्थिति चल रही है, इसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना चाहिए था। हर व्यक्ति को इस कोरोना से लड़ने के लिए अपने जो भी सुविधाएं हो सकती है, जो भी कुछ कर सकता है, करना चाहिए था। परंतु वो कह रहा है कि जब अपने वो लोग, हमारा बच्चा, आपका बच्चा, आप वो घर से बाहर निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए कि जो कोरोना से इफेक्ट हो और हमें भी कोरोना हो जाए। हमें अपने मौत का डर है, इस कोरोना की बीमारी होने का डर है। परंतु ये जानते हुए भी वो डॉक्टर्स, वो नर्सेस, वो पुलिस के अधिकारी, ये सारे लोग ये जानते हुए कि मैं इन इफेक्टेड व्यक्ति के पास जाऊंगा और मुझे कोरोना होगा, बावजूद इसके मौत के मुंह में जाके उनको लेके आ रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, बावजूद उसके उन पे पत्थरबाजी हो रही है, उनको बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। तो ऐसे लोगों पे मैं तो कहता हूं इससे भी कड़े कानून, अभी ये महामारी जाए तो इससे भी कड़े कानून बनाकर और सबको जेल भेजना चाहिए। इसका मैं स्वागत करता हूं और पूरी तहे दिल से भारत सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा। ठीक, संदीप मिश्रा जी, आपका भी पक्ष में जान लूं, इसके बाद फिर डॉक्टर रमा जी के पास चलेंगे। बोलिए संदीप जी। डॉक्टर रमा जी हैं, आईएमए की अध्यक्ष हैं और एक डॉक्टर की दर्द को समझ सकती हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू से ही ये कहते चले आए कि कड़ा कानून आना चाहिए, डॉक्टरों पे हमले नहीं होने चाहिए, पुलिस के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, देश की सरकार पे कड़ा कानून आना चाहिए। और देश की सरकार ऐसा कानून ला दी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाला केस ला। एक कानून कोई कानून है? अरे इन लोगों के ऊपर रासुका लगना चाहिए, एनएसए के तहत कार्रवाई होना चाहिए। डॉक्टर हमारे भगवान के रूप होते हैं और डॉक्टर अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो डॉक्टर जाते हैं तो उनको सिक्योरिटी के साथ, अच्छे सिक्योरिटी के साथ भेजना चाहिए। जो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों का आप सिक्योरिटी करते हैं, जो सुरक्षा करते हैं और भगवान मान के उनको करते हैं, तो दूसरे भगवान के रूप मेरे डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर मेरी जान माल की रक्षा करते हैं। आज मेरी जान की रक्षा करने के लिए आज मेरे डॉक्टर मेरी जान की रक्षा करें। न जाने कितने डॉक्टर आज शहीद हो गए। उन डॉक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी करना सीधे अल्लाह के ऊपर, सीधे भगवान के ऊपर पत्थरबाजी करना है। और रही बात कि सरकार जो है एक कानून बहुत लेट से लाई है, इसको कानून बहुत पहले लाना चाहिए। और जो कानून लाई है, इस कानून से हम संतुष्ट नहीं है। ये डॉक्टर्स के ऊपर जो कानून लाई है, कानून हमेशा चलना चाहिए। डॉक्टर्स हमारे भगवान के रूप होते हैं और इसमें एनएसए और रासुका के तहत कार्रवाई होना चाहिए और कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। अमित पुरी साहब ये कह रहे हैं कि ये खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है। निशांत मिश्रा, मैं आ रहा हूं आपके पास, पहले पुरी साहब से एक जवाब ले लूं। ये कह रहे हैं कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा है, ये एनएसए के तहत कार्रवाई होती रहनी चाहिए, ये सिर्फ 7 साल की सजा बहुत कम है। नहीं, ठीक है, मैंने सुना उनको। आज पॉलिटिकल कलर में मैं चीजों को एड्रेस करना नहीं चाहता था। अगर करता तो मैं कहता लुक हियर हु इज टॉकिंग। अंग्रेजी का एक प्रोवर्ब है, देखो कौन कह रहा है। जो बाराबंकी की अदालत पर बम कांड करने वाले अभियुक्त थे, जिन श्रीमान जी का इन्होंने नाम का उच्चारण किया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आने के बाद उस बम कांड के अभियुक्तों को छोड़ने का ऐलान किया।
तो हाईकोर्ट को इंटरवीन करके ये रिमार्क करने पड़े कि भाई पद्मश्री भी दे देते, काहे इनको छोड़ दिया। इतना सम्मानजनक काम किया था कि पद्मश्री से अलंकृत कर देते। यूपी की गवर्नमेंट पहले ही एनएसए के तहत कार्रवाई कर रही है, तो ऐसा ना कहे। राजनीतिक लाभ और फायदे के लिए हर क्षण पे बयानबाजी नहीं की जाती है, क्योंकि करेंगे तो फिर आईने बहुत दूसरी तरफ रखे वो काफी बड़ी तस्वीर दिखाएंगे आपको। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि आगे की बहस में इस तरह की स्थितियां ना आए जिसमें पॉलिटिकल इंटरवेंशन और पॉलिटिकली लोडेड जवाब मुझे देने पड़े फैक्चुअल आधार पर। ठीक है, अब निशांत जी कुछ कह रहे थे, उनकी बात भी हम सुन लेते हैं। निशांत मिश्रा जी, करने के बाद दूंगा, तब कानून बनाया इन लोगों ने। मैं आ रहा हूं संदीप जी, आपके पास भी आऊंगा। निशांत की बात सुन लेते हैं। निशांत जी बोलिए। अभी जैसा कि उन्होंने बोला कि सभी जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एनएसए या फिर आशुका लागू कर देना चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी लॉ बनता है वो इसलिए भी बनता है कि उसका मिसयूज ना हो सके। एनएसए में आप कोई भी लॉयर नहीं कर सकते, आपको प्रिवेंटिवली डिटेंट किया जा सकता है फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ द एडवाइजरी कमिटी। लेकिन इस कंडीशन में जो अच्छी बात है वो ये है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं और वही डॉक्टर्स जो कोरोना या एपिडेमिक के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरी बात की जो ट्रायल है वो 1 साल के अंतर्गत ही खत्म करने का प्रोविजन है, और जो इन्वेस्टिगेशन है वो 30 डेज में खत्म करने का प्रोविजन है। एनएसए में ऐसा नहीं है। एनएसए में आप किसी को भी प्रिवेंटिव मेजर्स में भी उठा के जेल में डाल सकते हैं, और वो व्यक्ति जो प्रिवेंटिव मेजर में अंदर है उसको ना वकील करने की अपॉर्चुनिटी है ना दलील करने की अपॉर्चुनिटी है। इट इज काइंड ऑफ अ रोलेट्स एक्ट। तो जहां पे जब अभी तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ में एनएसए लगाया गया था, तो उसमें इसलिए भी लगाया गया था क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के लिए था। फॉरेन लोग भी थे, फॉरेनर्स भी थे। यहां पे मसला दूसरा है, यहां पे है फॉर द सेफगार्ड ऑफ द डॉक्टर्स एंड फॉर द सेफगार्ड ऑफ दोज पीपल जो कि एपिडेमिक में फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। एक जैन साहब, हर जगह एनएसए इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण कानून है और हर जगह इस्तेमाल इस हर कानून का नहीं हो सकता। देखिए, एनएसए लग सकता है जब पब्लिक ऑर्डर का कोलैप्स हो, पब्लिक ऑर्डर के कोलैप्स पे लग सकता है, और उसके लिए एफआईआर में पूरे इंग्रेडिएंट्स आने चाहिए कि वहां पर भगदड़ मच गई, वहां पर बाजार बंद हो गए, वहां पर कोई गवाही देने वाला नहीं मिल रहा था, पूरी वहां पे दहशत व्याप्त हो गई। ये सब इंग्रेडिएंट्स उसमें आने चाहिए एफआईआर में, तभी एनएसए स्टैंड करेगा। जो हमारे 1-2 वक्ता हैं वो गलत समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि एनएसए अब नहीं लगेगा। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक स्टेट के द्वारा, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, एसएसपी डीएम के द्वारा लगाया जाता है। ये इसमें एपिडेमिक एक्ट में जो संशोधन हुए हैं या अध्यादेश लाया जा रहा है, ये इससे इसका कोई संबंध नहीं है। और भी धाराएं लग सकती हैं, राइटिंग की धाराएं लग सकती हैं। धारा 147 है, 148 है, 149 है, 308 है, 307 है, बहुत सी धाराएं हैं, 342 है, 353 है। मारपीट करना पुलिस कर्मियों के साथ में, सरकारी कर्मियों के साथ में, धाराएं तो इसमें दर्जनों हैं। पर और इससे कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। कानून बड़ा सशक्त बना है, ये इसको वेलकम किया जाना चाहिए। ये देर आए दुरुस्त आए का कानून, ये बहुत सालों पहले आ जाना चाहिए था। ये जो कानून लाया गया है इसका मैं स्वागत करता हूं, और इससे मजबूती मिलेगी, इससे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मजबूती मिलेगी, लोगों में डर पैदा होगा। और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाना वो सब तो अपनी जगह है। अब कितने वो स्टैंड करते हैं एडवाइजरी बोर्ड के सामने, अभी मैंने पढ़ा था कि एक आध को उन्होंने अप्रूव किया है एडवाइजरी बोर्ड ने। अगर अच्छी एफआईआर लिखी जा रही है और अच्छा इन्वेस्ट होगा। देखिए, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है एनएसए का कोई केस नहीं चलता है। ठीक, 12 महीने मैक्सिमम, 11.5 महीने, 12 महीने इसमें मैक्सिमम डिटेंशन है, उसके बाद केस खत्म हो जाता है। ये जो अध्यादेश लाया जा रहा है, ये केस चलेगा बाकायदा कोर्ट में, और सालों उसके नतीजे इनको भुगतने पड़ेंगे। एनएसए तो खत्म हो जाता है, बस ठीक है लगा, और वो 1 साल के बाद उसकी मियाद खत्म हो गई। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक है। हम इस पर फौरन वापस लौटते हैं और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव के पास जरूर चलेंगे, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं आईएमए की, और उनसे ये जरूर पूछेंगे कि उन्हें ये क्यों लगता है कि ये सुरक्षा कवच अभी अधूरा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात पर कर रहे हैं जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, उन पर जिस तरह के हमले हो रहे थे उससे बचाव करने के लिए। और अब प्रावधान यह है कि सीधे जेल होगी, बेल नहीं मिल सकेगी। ये एक बड़ी बात है। और डॉक्टर रमा श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, आईएमए की प्रदेश अध्यक्ष हैं। डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, आपने शुरुआत में ही कहा कि लगातार ये नियम लागू रहने चाहिए, सिर्फ महामारी के वक्त में नहीं। लेकिन कई बार, जैसा हमारे साथ इस वक्त निशांत जी हैं, वो कह रहे थे कि मिसयूज भी कई बार कानूनों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जी बोल सकते हैं आप। मिसयूज तो हर कानून का होता रहा है और वर्षों से होता रहा है। ये काम तो सरकार का, लॉ डिपार्टमेंट का, पुलिस का है कि वो उसका सही कैसे एप्लीकेशन करें। और डॉक्टर्स तो हमेशा से पब्लिक डोमेन में रहते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल में काम कर रहे हों, चाहे निजी अस्पतालों में काम कर रहे हों। पब्लिक की भीड़ को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जब तक कि स्पेशली पुलिस को ना बुलाया जाए तब तक वो खुले में रहते हैं। और अनगिनत घटनाएं ऐसी होती रही हैं पूर्व में भी और भविष्य में भी। अगर घट जाएं सरकार की कोशिश से तो वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, चिकित्सक जीवन की, सभी के लिए। ये सुरक्षा कवच सरासर अधूरा है, क्योंकि इससे साफ पता लगता है कि अभी सरकार को चिकित्सकों की जरूरत है, तो मांग करने पर यह सुरक्षा कवच बना दिया। और जब ये महामारी खत्म होगी तब क्या होगा? तब क्या मारपीट नहीं होगी, नर्सिंग होम नहीं तोड़े, गोलियां नहीं चलेंगी? ये सब तो होता ही रहता है। और हम बरसों से इसकी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। जाने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, कितने हम लोगों ने आवेदन दिए हैं कि इस पर विचार किया जाए। तो केंद्र को ऐसा सशक्त कानून बनाना चाहिए कि हर चिकित्सक अथवा चिकित्सा कर्मी इससे ढका रहे, उसको ये सुरक्षा मिले कि उसके ऊपर जो हमला करे, जो उससे दुर्व्यवहार करे, उसको सजा मिले। सिर्फ कानून बना देने से तो काम होता नहीं है। कानून तो यहाँ भी डॉक्टर्स प्रोटेक्शन लॉ कई स्टेट्स में बना हुआ है जी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आप कह रही हैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन, मूलभूत तथ्यों पर मैं ये जानकारी देना चाहूंगी। जी। मूलभूत तथ्य ये है कि डॉक्टर को आप भगवान माने न माने, इंसान तो वो 100% है। उसका भी घर है, परिवार है, उसका भी शरीर है, उसका भी दिमाग है, उसे भी वैसे ही चोट लगती है, उसका खून भी लाल ही होता है और वो भी अपने घर परिवार के खुशी के लिए, सुख के लिए उत्तरदायी होता है। जब किसी भी डॉक्टर पे ऐसा हमला होता है तो उसके बच्चों पर क्या इंप्रेशन पड़ता है? हमारे आने वाली जनरेशन्स में तो कितने लोगों ने चिकित्सा विज्ञान में आने की पेशकश ही नहीं की। आप ये चीज डॉक्टरों से अगर पता करेंगे तो 40% डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, क्योंकि वो देख लेते हैं कि उनके माता पिता यदि चिकित्सक हैं तो उन्हें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जब बच्चों को, जब उनके माता पिता को जरूरत पड़ती है तो वो मरीज के पास होते हैं। लोग कई बार ये भी समझते हैं कि डॉक्टर पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इतना पैसा किसी डॉक्टर को नहीं मिलता कि वो अपने सारे सुख चैन, आधी जिंदगी चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई में निरंतर अपने आप को अपग्रेड करने में लगाता रहे, नए नए इन्वेस्टमेंट्स, नए नए औजार और इक्विपमेंट्स जुटाता रहे, और उसके बाद पब्लिक का ये रिएक्शन हो। इसलिए हमारी मांग है कि हर चिकित्सक, हर चिकित्सा कर्मी को सुरक्षा देने का प्रावधान सरकार करे, अधिनियम बनाए, केंद्र सरकार बनाए और वो स्टेट्स इंप्लीमेंट करें। ठीक, अमित पुरी साहब, ये रमा जी जो कह रहे हैं उनकी बातों में एक दर्द भी है, एक डॉक्टर के पेशे में कितना समर्पण चाहिए उस बात का एक प्रकटीकरण भी है, और तीसरी बात यह भी है कि अभी डॉक्टर्स की ज़रूरत आपको है, इसलिए आपने तुरंत जो मांग थी या जो विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर चुके थे आईएमए, उनकी बात को रखते हुए आप अध्यादेश ले आए। लेकिन एक ऐसा वातावरण बनना चाहिए जिसमें कम से कम डॉक्टर्स का सम्मान उस रूप में हो ना हो, भगवान है कि नहीं है वो कह रही हैं, इंसान के रूप में उनकी सुरक्षा तो जरूर होनी चाहिए।
मैं मानता हूं कि एक शब्द है हिंदी का नजरिया, उर्दू हिंदी मिला हुआ, जिसको हम परसेप्शन भी कह सकते हैं। और मैंने अब तक नजरिए शब्द को जैसा समझा, हर नजर को आदर। तो अगर उनका परसेप्शन है तो मैं उससे डिनाई नहीं करता, क्योंकि कुछ क्वार्टर्स में अगर ये भावना है तो ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, उनके अपने इमोशंस होते हैं। तो उनकी इमोशंस के ऊपर मैं कोई ये कहूं कि नहीं आप गलत दिशा में कह रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक सेंसिटिव गवर्नमेंट है, एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, एक रिसेप्टिव गवर्नमेंट है। और मौजूदा सरकार जो दिल्ली में काम कर रही है, जो सूबों में काम कर रही है, वो सब मैं मानता हूं रिसेप्टिव गवर्नमेंट्स हैं। और कहीं ना कहीं ये वाली भावना अगर आपके मन में है कि आपको सरकार को अभी जरूरत है तो सरकार ऐसा कर रही है, मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर एंड फंक्शनरी, उसके बावजूद सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी, डिसॉल्व होंगी, लेकिन समाज सनातन काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। आप समाज की सेवा में लगे हो और वेलफेयर स्टेट का बुनियादी उसूल है कि समाज के हित में अगर कोई अभिप्साएं हैं तो उसे एड्रेस करें। मुझे लगता है अगर आप इस परसेप्शन को, मैं ये नहीं कह रहा आप बाय करें या बोरो करें, लेकिन एक बार इस नजर को भी सलाम करके सुन लीजिए। अगर आपको ये नजर ठीक लगती है तो ये अंतिम मंजिल नहीं है। अटल जी ने कहा था ना, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंचों से ओझल। तो ये एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। पार्लियामेंट खुलने दीजिए, चीजें आगे बढ़ेंगी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। ठीक, लेकिन फिर भी एक प्रश्न तो ये है पुरी साहब कि मुरादाबाद की घटना आपने देखी है, उसमें कई लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई भी हुई, लेकिन फिर भी सरकार को चेताने के लिए एक ब्लैक डे मनाने की बात आईएमए को करनी पड़ी। देखिए, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र की एक खूबी है। अगर यहां मैं एक छोटी सी बात बोरो करता हूं, एक बच्चा भी अगर रोता नहीं है तो उसको फीडिंग मिलने का टाइम थोड़ा बढ़ सकता है जी। तो डेमोक्रेसी की ये अच्छाई है कि यहां पर आवाजें उठनी चाहिए, ये लोकतंत्र का बुनियादी उसूल है। तो अगर आवाजें उठ रही हैं तो एक स्वस्थ लोकतंत्र का निशानी मैं इसे मानता हूं, मैं इसे कोई विरोध नहीं मानता हूं। और अपनी अपनी अभिप्साएं, अपने अपने विचार, क्योंकि कहा गया मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अलग अलग मस्तिष्कों में अलग अलग विचार आएंगे, उन पे मंथन और शास्त्रार्थ संसदीय प्रणाली का मूल है, वो आगे बढ़ेगा। देश और संविधान इसी तरह से विचारों के समागम से ही आगे बढ़ते रहे। और कम से कम भारतीय मानसिकता में तो हमेशा से विपरीत विचारों का, हर विचार का आग्रह है। मैं इसे विपरीत विचार नहीं कह रहा हूं, लेकिन इवन विपरीत विचारों का आग्रह भी यहां पर लोकतंत्र में समावेशित किया जाता है। लोकतंत्र में समावेशित किया जाता है। AK जैन साहब, घटनाएं जब पहले से नजर आ रहे हों, आप लोग तो पुलिसिंग में रहे हैं, घटनाएं न घटें यही काम आप लोगों का होता है, उनमें से एक आध घट जाती है तो फिर हम मीडिया के लोगों को ये मौका मिल जाता है कि हम कुछ ना कुछ आपको कहें, आलोचना करें। लेकिन आप लोग कम से कम 100 घटनाएं रोकते हैं, तब जाके एक घटना हो पाती है। जब सामने चीजें दिख रही हों कि डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं तो खुद से संज्ञान लेना ये ज़रूरी है, या फिर एक कोई बड़ी चिट्ठी आप तक पहुंचे, बड़े अधिकारी आपको लिख कर दें जो उस पेशे से जुड़े हुए हों कि साहब हमारे लिए ये 4 कदम उठने चाहिए, तब जाकर सरकार चेतेगी? देखिए, कुछ अधिकारी इसके प्रति संवेदनशील होते हैं, मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है, और कुछ लोग संवेदनशील नहीं होते हैं। उनको ये लगता है कि ठीक है, मॉब था, किसी के परिवारीजन की डेथ हो गई किसी नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, तो ये तो उनका अधिकार बनता है कि वो कुछ तोड़फोड़ करें, कुछ 1-2 डॉक्टरों के साथ मारपीट करें, अपने गुस्से की अभिव्यक्ति करें। पर ये कोई तरीका नहीं है। ये इसको मैं भीड़ तंत्र कहूँगा, जो आजकल जैसे अभी पालघर में हुआ महाराष्ट्र में, कि आपने कानून को अपने हाथ में लिया और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिसने कि सालों की तपस्या के बाद जो डॉक्टर बना है, MD बना है, आपने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। तड़ातड़ मारपीट हो रही है, कोई खड़ा हुआ उसका वीडियो भी बना रहा है और एक मजाक बना देते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूँ, जब मैं सर्विस में रहा तब भी और अब भी, कि सरकारी कर्मचारियों के साथ जो भी हो,
ड्यूटी पे, चाहे वो पुलिसकर्मी हो चाहे कोई हो, आपको उनसे कोई शिकायत है, उनके खिलाफ शिकायत कीजिए, उसकी जांच होगी। पर आप कानून को अपने हाथ में लेके तड़ातड़ मारपीट शुरू कर दें, हाथ पैर तोड़ दें, उनके नर्सिंग होम्स की, मेडिकल कॉलेजेस की प्रॉपर्टी, लाखों की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दें, कंप्यूटर तोड़ दें। मैंने देखा इस तरह का अभद्र व्यवहार करते हैं और फिर उस पे ऊपर फिर पॉलिटिकल शेल्टर भी उनको मिल जाता है कुछ हलकों से कि नहीं साहब ये तो वही मर गया इनका पेशेंट, इसलिए बड़ी नाराजगी हो गई थी। मैं डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूं। कानून किसी को अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं देता है। सख्त कानून बनने चाहिए। हमारे कंट्री में ये जो भीड़ तंत्र का वो है जी, ये इसके ऊपर बहुत सख्ती से रोक लगनी चाहिए और डॉक्टर्स को पूरा प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। न सिर्फ अब मिलना चाहिए, आगे भी मिलना चाहिए और पुलिस कर्मियों को भी मिलना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री जी ने अच्छी पहल की है और इससे बहुत सी घटनाएं, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सी घटनाएं रुक गई हैं उत्तर प्रदेश में, वरना पता नहीं कितनी जगह पथराव होते, कितनी जगह सिर फाड़े जाते। ठीक, संदीप मिश्रा जी, आप चूंकि कह रहे हैं कि खुदा पहाड़ और निकली चूहिया, आप क्या चाह रहे थे कि कानून में ऐसा क्या हो जाता कि आप भी इसकी तारीफ करते? आप कह रहे हैं एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, आप भी जानते हैं कि हर जगह एनएसए जैसे हालात नहीं होते। और दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से ठीक पहले सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, और उस 5 साल में भी कई घटनाएं ऐसी सामने आई होंगी जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर हमले हुए या नर्सिंग होम में तोड़फोड़ हुई। प्रयास तो आप लोगों की तरफ से भी होने चाहिए थी सरकार में रहते हुए कि कुछ सख्त कानून आप बना लेते। जब हमारी पार्टी की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, जो इस राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने जो कड़े से कड़े कानून होने चाहिए, जो न्याय संगत होना चाहिए, उन्होंने उस सरकार के दरमियान किया। बट ये है कि उन्होंने इस जो डॉक्टरों के ऊपर जब हमले शुरू हुए, जरूरी नहीं कि डॉक्टर लोग के ऊपर ही पथराव होते थे, उसमें पुलिसकर्मी के लोग भी थे, मीडिया कर्मी के लोग भी थे। मीडिया कर्मी और जो हमारे वहां के समाचार को हम लोग तक पहुंचाने का काम करते हैं देश दुनिया, वो लोग भी पत्थरबाजी का शिकार हो जाते थे, उनके भी कैमरे टूट जाते थे। हमारे कहने में तो लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है, सीधे सीधे डॉक्टरों पे हमला हो रही है, मीडिया कर्मी पे हमला हो रही है, पुलिसकर्मी पे हमला हो रही है। तो ऐसे लोगों को क्या उनको 1 साल के लिए पूजा करेंगे? ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। वो डॉक्टर जो डॉक्टर अपनी पढ़ाई के लिए लोन लेता है, वो डॉक्टर जो हॉस्पिटल बनाने के लिए अपने लोन लेता है, लोन लेकर कैसे कैसे करके अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाता है, परिवार की खुशी के लिए आगे बढ़ाता है, और समय जब आता है उन्हीं डॉक्टरों को मारने का काम किया जाता है। मीडिया कर्मी अपने परिवार को छोड़ के कोरोना जैसे महामारी जाके समाचारों को कैचअप करना और जनता के बीच में पहुंचाना, वो मीडिया कर्मी का कैमरा तोड़ दिया जाता है, उससे पथरा हो जाए। पुलिसकर्मी जो बेचारे हमारे सुरक्षा के लिए रात दिन एक करके सड़क पे खड़े, अपने परिवार को छोड़ के खड़े, उनको पत्थरबाजी हो रही है। और हमारी सरकार अभी 1 महीना से 1.25 महीने बाद ये फैसला लेके आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। अगर हमारी समाजवादी पार्टी का आप बोल रहे हैं, हम आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तो कड़े से कड़े कानून होते थे, जो न्याय संगत फैसले होते थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी संदीप मिश्रा जी, और एक कड़े से कड़े कानून होते थे, आदित्यनाथ जी तो क्या इन्हें क्या के माध्यम से डराते रहते हैं, बीजेपी ने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, डराते रहते हैं कि रासुका लगवा देंगे। मिश्रा जी, कानून तो राष्ट्रीय कानून की किताब में लिखे होते हैं ना, नियम के तहत उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। मिश्रा जी, कानून तो कानून की किताब में होते हैं। हमने अब इसके पहले भी एक बात बोला, सीआरपीसी है, आईपीसी है, हमारे पास पुलिस के जवान है, इसी में लिखे होते हैं। वो क्या योगी जी ने आके बदल दी क्या किताब? सिक्योरिटी के लिए लगा सकते हैं। भगवान के दूसरे रूप डॉक्टर है, क्या उनकी सुरक्षा के लिए हम उनको सुरक्षा के साथ ऐसी जगह पे नहीं भेज सकते जहां आपको पता है खतरा है? आपकी बात में समझ गया, आप ये भी तो बताइए कि क्या कानून की किताब बदल गई क्या उत्तर प्रदेश की? कानून तो वही है ना, धारा 300 अब उसमें बदलाव की बात हो रही है। तो ये देखिए, जो 123 साल पुराना कानून था, उसमें जाके संशोधन हुआ है। 123 साल में कितनी सरकारें, कितने मुख्यमंत्री, कितने गृह मंत्री बदल गए, और हमारा तो देश ही 47 में आजाद हुआ। ये 1897 का कानून था जिसमें जाके अब बदलाव हुआ है। तो ये हमारे राजनेता या हमारा समाज या हम खुद कितने उत्तरदायी हैं इन चीजों के लिए, ये तो सबको सोचना चाहिए और सारी सरकारों को सोचना चाहिए जो जो बीच में गुजरी हैं। मैं ये
इस समय सरकार जिसकी उसको सोचना चाहिए ना, इस समय डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन देने का काम सरकार को करना चाहिए। अब तो बदला है ना संदीप मिश्रा जी, इसमें सरकार जिसकी उसको अब तो कानून बदला है। या फिर आप ये बताइए कि आप ये फला प्रावधान चाह रहे थे, पत्थरबाजी कर पत्थर खा रहे हैं, पुलिसकर्मी पत्थर खा रहे हैं, मीडिया कर्मी पत्थर खा रहे हैं, और आज तो फिर समाजवादी पार्टी बताए, डॉक्टर्स लोग तो समाजवादी पार्टी बताए कि एनएसए से ज्यादा कौन सा कानून उनके ऊपर लगा दिया जाए। तो आज ये कानून बना रहे हैं, और कानून इतना हल्का बना रहे हैं, तो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकली चुईया। ठीक है, अरे रासुका लगाइए, रासुका 147 लगाइए, 148 लगाइए, 307 लगाइए, 308। मुझे याद पड़ता है कि 2012 में स्वाइन फ्लू आया था बहुत सारे आपके पास जी, और जब 2012 में स्वाइन फ्लू आया था तो यूपीए 1 यूपीए 2 की सरकार को पालकी का कहार बनकर के यही कंधा दे रहे थे। तब नहीं सूझा था कि जरा अमर सिंह जी से कह दे, चूंकि वह न्यूक्लियर डील में समर्थन देने गए थे, कि जरा डॉक्टरों पर हमले पर भी कड़ा कानून बना दीजिए। समाजवादी पार्टी इसको करने जा रही है। ये बता रहे हमारे समय में कड़े कानून थे। एके जैन साहब बैठे हुए हैं, डीजी रहे हैं, मायावती जी की मुख्यमंत्री काल में उनकी मूर्ति पर हमला करने वाले समाजवादी, हाईकोर्ट के ऊपर हमला करने वाले, हल्ला बोल करने वाले समाजवादी, दैनिक जागरण के दफ्तर पर हमला करने वाले समाजवादी, और खुली दुकान हमारी और बंद दुकान तुम्हारी, ये नारा लगाने वाले आज हमको स्ट्रिंजेंट कानूनों का सबक सिखा रहे, होगा पहाड़ निकली चुईया बता रहे। जो विक्रमादित्य मार्ग से कानून चलाते थे, जो विक्रमादित्य मार्ग से कानून चलाते थे, पार्टी के फंक्शन में चीफ सेक्रेटरी को खड़ा करते थे, वो आज हमें कानून की समझ बताएंगे। एक महीने से वो हमें कानून की समझ बताएंगे। पत्थरबाजी के शिकार हो रहे हैं। एक महीने से मीडिया चैनल्स की गाड़ियों पर कितनी बार समाजवादी पार्टियों ने हमला किया। मैं उस शख्स का नाम लेकर उसे महिमा मंडित नहीं करना चाहता। आरोप प्रत्यारोप का समय लगा रहे हैं। वो आपकी आज भी समाजवादी पार्टी के एक यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष है। जब देश के अंदर महामारी फैला है, ये समय आपको गाल बजाने से काम नहीं चलता, धर्म जाति गाल बजाने से काम नहीं चलता। ठीक, वो जवानी कुर्बान खाली विक्रमादित्य मार्ग और कालिदास मार्ग पे। अभी तक हमारे वक्ताओं ने महामारी से निजात फैलाने का डिबेट की गरिमा को बना रखा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें चीजें ज्यादा पॉलिटिकल ना हो। अब चूंकि राजनीतिक दल के नेता बैठे हुए हैं, तो राजनीति से लोडेड मत होइए, दूर से तो नहीं हट सकते, लेकिन हाँ फिर भी वो सीमित रहे तो ठीक है। ठीक, कृष्ण मोहन पांडे जी, आपको देश के अंदर महामारी, ठीक है संदीप मिश्रा जी, हो गया पक्ष आपका। मैं कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं संदीप मिश्रा जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि यदि इन्होंने कहा कि ये खोदा पहाड़ निकली चुईया, ऐसा कानून बनाया, और इन्होंने कहा कि हमारी सरकारों में इससे बेहतर कानून बनाए, तो कौन सा कानून इनकी सरकार ने बनाया, जरा हमें ये बता दें। और दूसरा, इनके सरकार में इतने हमले हुए कि मतलब एक लंबी फेरिस्त है। आप ढूंढेंगे तो मतलब आंखों से आंसू निकल जाएंगे। और उस परिदृश्य में आपके पार्टी के लोग ही ये हमला करते थे, और आपके प्रदेश अध्यक्ष जी, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, एक शब्द नहीं बोलते थे, और इवन वही समाजवादी लोग हमला करते थे। मित्र, मैं इस पर बहुत आगे जाके इस पर पॉलिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन बस इतना बता दीजिए, बस इतना सुन लीजिए, आप इसको पॉलिटिकल मत जाइए। यदि आपने कहा कि कानून बनना चाहिए और कठोर कानून बनना चाहिए, तो ऐसा कोई कानून बनाए तो इस कानून का स्वागत कीजिए भाई। आप पहले अपने आप इस कानून का स्वागत कीजिए ना, दूध के धोए नहीं है, इस कानून का स्वागत कीजिए आप। अभी तक कोई कानून नहीं था, एक महामारी एक था जिसपे आज संशोधन हुआ है। डॉक्टर्स के लिए एक बड़ी सुविधा हुई है, डॉक्टर्स के लिए राहत का विषय है, इसका स्वागत कीजिए। तो स्वागत करने के बजाय इस पर लगे हुए हैं फॉरवर्ड करने में आपकी मानसिकता स्पष्ट झलक रही है कि आप देश के। ठीक, निशांत जी के पास चलते हैं। आपकी सरकार करा रही है। देखिए, मैं इसमें कुछ बहुत जरूरी पॉइंट्स आप लोगों से यहाँ बताना चाहता हूँ। ठीक है मिश्रा जी, निशांत जी बोल रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। इत्तेफाक से वो भी मिश्रा जी है। निशांत मिश्रा जी बोलिए आप। इस समय जी, जैसा कि डॉक्टर रमा जी ने अभी बोला कि कोई भी लॉ बनता है तो उसका पालन कैसे हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। और ये बहुत जरूरी बात उन्होंने बोली है
क्योंकि पहले भी ऐसे लॉज आए हैं कि अगर कोई चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि 6 महीने में पूरी प्रोसीडिंग खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन वैसा मुमकिन नहीं हो पाता है। जो सजेस्टेबल है यहाँ पे, जो एडवाइजेबल है कि अगर स्पेशल कोर्ट्स भी इस ऑर्डिनेंस में लाई जाती कि कोई भी ऐसी स्पेशल कोर्ट बनाई जाती एपिडेमिक के दौरान के लिए, जिसमें जो भी डिस्प्यूट्स जाते हैं, जो भी मुकदमे जाते हैं, वो फास्ट ट्रैक तरीके से खत्म किए जाते, तो ये और बेहतर कानून बन पाता। दूसरी बात जो इसमें मैं बताऊंगा वो ये है कि इंजरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अभी 2017 की एक रिपोर्ट में देख रहा था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, उसमें था कि 75% डॉक्टर्स हर साल इंजरी का शिकार होते हैं। वो इंजरी फिजिकल भी होती है, मेंटल भी होती है। कोई इंसान आता है, वो गाली देके चला जाता है, वो भी मेंटल इंजरी है। इंजरी टू रेपुटेशन भी इस ऑर्डिनेंस में इंक्लूडेड है। इसके अलावा अगर जैसा डॉक्टर रमा जी ने कहा था कि इस कानून के बाद क्या, तो मैं यूपी का आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में एक लॉ आया था, द उत्तर प्रदेश मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 2013। इस लॉ के अंतर्गत भी 3 साल तक की सजा या फिर 50,000 रुपए तक का जुर्माना है। ये भी कॉग्निजेबल थी और नॉन बेलेबल इसमें भी सजा है जी। तो एपिडेमिक के बाद ये स्टेटस रहेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की हेल्थ के लिए या फिर फिजिकल डैमेज को लेकर के। इसमें भी प्रॉपर्टी की सेफगार्ड दी गई थी जो 2013 का कानून है जी। अब जहां तक एक डिस्कशन ये चल रहा है, मैं एक बस लास्ट पॉइंट बोल के खत्म करना चाहूंगा अपनी बात को, कि जो डिस्कशन चल रहा है कि देर आए दुरुस्त आए या फिर जैसे भी, अभी अमित पुरी जी ने बोला था कि एक बच्चा अगर रोता है तो ही उसको खाना मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर गार्जियन वो है जो बच्चे को रोने ना दे। वो एक अलग बात है, लेकिन अभी बाद में भी ये लॉ आया है, ऑर्डिनेंस आया है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। और ये बहुत ही जरूरी ऑर्डिनेंस था जो कि केंद्र सरकार ने ऐसे एपिडेमिक सिचुएशन में हमारे कोरोना फाइटर्स के लिए बनाया। ठीक डॉक्टर रमा श्रीवास्तव जी, लेकिन हम ये भी देखते हैं जैसे 2013 के कानून का जिक्र भी निशांत मिश्रा जी कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कानून तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अभी डॉक्टर्स पर हमलों की घटनाएं देख रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को कानून का डर दिखाया जा सकता है जिनकी एक तरह से दिमागी स्थिति पर ही सवाल हो कि वो वाकई जिनके विचार ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं? जी जी। देखिए, अभी की स्थिति तो दिस इज अ डायर इमरजेंसी। इस सिचुएशन में जो हो रहा है वो मीडिया दिखा रही है विथ टोटल ट्रांसपेरेंसी, तब सारी जनता को, सारे देश को, सारे विश्व को ये पता लग रहा है कि इन लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं। ये स्थिति बहुत शर्मनाक है और इसकी तो सारे चिकित्सक बुरी तरह से निंदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो जिस तरह का व्यवहार हमारी लेडी डॉक्टर्स के साथ हुआ, जो हमारी नर्सेज हैं उनके साथ हुआ, और मल्टीपल इंसिडेंसेस हैं, इट्स नॉट ओनली वन कि एक बार हुआ। सरकार को तो ये भी चाहिए था कि जब 1 या 2 हमले ऐसे हुए तो उसी वक्त कानून बन जाना चाहिए था। इसका मौका ही क्यों दिया कि 10 जगह, 20 जगह, 50 जगह ऐसे होते रहे, और जब आईएमए ने डिमांड की तब ये बनाया गया। तो अब तो बन गया है कानून, इसकी हमें खुशी है, लेकिन डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट जैसा कि निशांत मिश्रा जी ने बताया, वो भी 2013 में तमाम कोशिशों के बावजूद, जिसमें उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम्स एसोसिएशन, पीएमएस एसोसिएशन सब लगे हुए थे, तब जाके ये बना था। लेकिन उसके अंतर्गत कितनों को सजा हुई ये किसी को मालूम नहीं है। ये शायद निशांत जी ही बता पाएंगे इफ ही स्टडीज अबाउट ऑल दोज इंसिडेंसेस एंड एक्टिविटीज जिसमें अपराधियों को सजा मिली कि नहीं डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, क्योंकि वो हमें आज तक पता नहीं चला। ठीक, तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि हमारे चिकित्सक सुरक्षित रहें, हमेशा रहें, क्योंकि वो किसी भी एरिया में हो, किसी स्थान पे हो, अपनी सेवाएं तो वो दे ही रहे हैं ना, और दूसरों का भला कर रहे हैं। तो जिनका भला कर रहे हैं वो आदर और सम्मान तो दे ही सकते हैं। इतना तो जनसाधारण को समझना चाहिए कि जो अपने सुख छोड़कर, जो अपना परिवार छोड़कर उनकी सेवा में लगे हुए हैं, जैसा कि पहले भी बताया कि
48 आवर्स 36 आवर्स की इमरजेंसीज डॉक्टर्स करते हैं और सब कुछ भूल कर उस समय ना वो सिनेमा देखने जाते हैं ना वो पार्टी खाने जाते हैं, वो सिर्फ मरीज देखते हैं, तो क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उन्हें आदर नहीं मिलना चाहिए? ये तो आम जनता को समझने की बात है और मेरा यही अनुरोध है कि इस परिस्थिति में हम लोग कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इससे बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्दी ही। हो सकता है महीने 1.5 महीने में कोरोना हमारे देश से खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो बहुत ही उचित समय में उचित कदम, उचित लॉकडाउन किया गया है। बिल्कुल। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आभार जताया है प्रधानमंत्री का। उन्होंने अभी ट्वीट किया है कि महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 जो जारी किया गया है, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के हेतु जो इसमें संशोधन किए गए हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री का आभार। और हमने भी वो तस्वीरें देखी हैं जब शुरुआत में डॉक्टर्स के लिए ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी तो अपनी गाड़ी में ही रहने के लिए डॉक्टर्स मजबूर थे। कई जगहों पर देखा कि उसी में रहते थे, परिवार वालों से 7-7, 8-8 दिन तक मिलते नहीं थे, सिर्फ दरवाजे से परिवार को देखकर वापस लौट जाना। ये डॉक्टर्स इस वक्त वाकई भगवान का अवतार या उस रूप में काम कर रहे हैं। तो यदि आपको वो सम्मान देने का मन ना भी करे तो कम से कम अपमान करने का हक किसी ने नहीं दिया। और आप अगर हमला करेंगे तो जाहिर है फिर कानून आपसे सख्ती के साथ निपटेगा। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।